हेलो एवरीवन, आई आयुष वेलकम्स यू ऑल टू जैजिस डिफेंस वॉरियर। सो आज हम आप सबके साथ लगाएंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 एनडीए सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में आए हुए मैं फिजिक्स क्वेश्चन आप सब क्या साथ लगाने जा रहा हूँ। तो फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन जीटी का पेपर में पहले पेपर होता है 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इंग्लिश के। अगले जो 50 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक होते हैं, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिक्स होता है। सो आइए देखते हैं फिजिक्स क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एनी एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन सम वे इज नॉट हीट। ये सही है। आगे देखते हैं। एनी एनर्जी ट्रांसफर्स ऑलवेज रिक्वायर्स अ टेम्परेचर डिफरेंस। कि हर एनर्जी ट्रांसफर्स को टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कि तापमान का अंतर चाहिए होगा। तो ये क्या है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं चाहिए। ऑन हीटिंग द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन एग्जैक्टली द सेम। गलत है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज किया तो उसकी लेंथ या तो लेंथ चेंज हो या वॉल्यूम, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। Whenever there is temperature difference, heat is the only way of energy transfer। नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते कि हीट ट्रांसफर हो एनर्जी ट्रांसफर होगी ही। सो इसका आंसर सही क्या आ रहा है? पहला ऑप्शन कि एनी एनर्जी ट्रांसफर, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को नहीं इन्वॉल्व करती है, टेम्परेचर डिफरेंस को मतलब तापमान में अंतर को इन्वॉल्व नहीं करती, इन सम वे इज नॉट हीट, मतलब वहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन 52। इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑसिलेटिंग पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय एनी ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर मैं उसको यहाँ से स्टार्ट मान रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से मान रहा हूँ कि ये उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट कर दिया, ये एक्सट्रीम पोजीशन गया, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ तक। तो ये पूरा पाथ कवर करने में जो उसको मीन्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगा, वो हम उसको क्या कहते हैं हम लोग? वो हमारा होता है, क्या होता है? टाइम पीरियड। सो द मोशन रिपीट आफ्टर टाइम टी ओनली वंस। सिर्फ एक बार रिपीट होगा? नहीं, गलत, ये हमारा नहीं होगा। टी इज द लीस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ। सही है। मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन टी व्हेन एन इज अ पॉजिटिव। हर टी इंटरवल मीन्स अगर 2 सेकंड में रिपीट कर रहा है तो 4 पे भी रिपीट करेगा। इस तरह के हर एन टी टाइम पर वो रिपीट करता रहेगा, पीरियोडिक मोशन होता रहेगा। ये भी सही है। टी रिमेन्स द सेम ओनली फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगले स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तब टी में से सेम रहेगा, वरना फिर टी जो होता है वो वेरी करता रहता है, क्योंकि हाइट और फ्रिक्शन की वजह से एयर फ्रिक्शन जो होता है सिर्फ टी वेरी करता रहता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है? पहला। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 53, क्वेश्चन नंबर 53। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन विच वन और द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक, आखिरी ऑप्शन पहले ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। उसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली विद द टाइम। सही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो टाइम के साथ बढ़ेगी। एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सही है। इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम। स्पीड कैसे चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज, मान लो अगर डायरेक्शन स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट और स्पीड भी कांस्टेंट है, तो स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। मीन्स हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी इज नॉट करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम इनर्शिया? इनर्शिया हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इनर्शिया क्या होता है?
inertia, the tendency of a body or of a object by which it opposes the change in its position. जिस पोजीशन में वो है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो उसको चेंज करने से जो बॉडी की जो टेंडेंसी, जो फोर्स बॉडी लगाती है, जिसके कारण बॉडी अपोज करती है. अगर आप बैठे हैं, कोई बॉडी चल रही है तो चलने रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहती है. अगर हम कार चल रहे तो उसको रोकने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है? ब्रेक. अगर वो फ्रिक्शन फ्री सरफेस पर कार मूव कर रही है तो कार कभी नहीं रुकेगी जब तक हम उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. क्योंकि और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई क्यों करना पड़ा? क्योंकि बॉडी इनर्शिया में रह जाती है, बॉडी मूव करने जाती है. आप जब बस स्टार्ट होती है तो आपके पीछे की तरफ स्टार्ट होने, जैसे बस मूव करना स्टार्ट करती है तो आप पीछे की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि उस तरह की बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस कॉन्टैक्ट में रहता है, वो रेस्ट में रहता है, और अपर पार्ट ऑफ बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है. इस वजह से वो पार्ट पीछे हल्का सा पीछे पुश होता है. सो जो हमारा इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? हमारा इनर्शिया किसके प्रोपोर्शन होता है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास. ओके, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा. अगर मैं आपसे कहूँ एक 2 किलो के बॉल और कोई 2 किलो का ऑब्जेक्ट रहने में जितना आपको फोर्स लगेगा और 10 किलो का ऑब्जेक्ट रहने में फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, 10 किलो वाले ऑब्जेक्ट में फोर्स ज़्यादा लगेगा. तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो हम देख लेते हैं इन ऑप्शन सबसे ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है? एन एटम, ABL का है, मॉलिक्यूल, एंड 1 रुपी कॉइन, एंड क्रिकेट बॉल. सबसे हैवी क्या होगा? मैक्सिमम इनर्शिया पूछा है, सबसे हैवी या क्रिकेट बॉल. ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट क्या होता है? जो इस शेप में आपने कहीं मैग्नेट देखा होगा, एक रेक्टेंगल शेप मैग्नेट, यहाँ पे N लिखा होता है और यहाँ पर S लिखा होता है, देखा आप लोग? ये बीच से यहाँ इधर वाला पोर्शन, ये मान लीजिए रेड कलर का होता है, और अपोजिट साइड वाला पोर्शन ब्लू कलर का होता है, ये देखा है. सो अगर ये बार मैग्नेट था, सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस, मतलब अगर हम नेट फोर्स एक्सपीरियंस कब क्या होगा? व्हेन अगर एक बार मैग्नेट को हम एक यूनिफॉर्म मतलब कि लगातार एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा? कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा कि यूनिफॉर्म. अगर एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर फ्लो करती है, बाहर फ्लो करती हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा. ओके, फिर देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए. ओके, क्या दिया है? एक्सेलरेशन ए दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u दी है, फाइनल टाइम t दिया है, फाइनल वेलोसिटी v दी हुई है. द इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन इज v इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दी है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at. द वेलोसिटी, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी, मीन्स सॉरी यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी, यहाँ हो जाएगा टाइम t. ओके, ये t टाइम इधर हमारा जा रहा है. सो द इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन, दैट वेलोसिटी टाइम शैल पास थ्रू, किससे पास करेगा? v इज इक्वल टू u प्लस at. सो इट विल पास थ्रू विच, ओरिजिन से पास करेगा? कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग. क्या ये हमारा जो फिगर है ये x इंटरसेप्ट पास करने के बाद ऐसे पास होगा? नहीं, वी कैन नॉट से. लेकिन ये y इंटरसेप्ट से पास होगा, मीन्स y एक्सिस से पास होगा. अब हमारा इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, मीन्स u 0 भी हो सकता है, और u कोई भी इंटरसेप्ट हो सकता है. ओके, देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल. अगर हम 1 किलोवाट एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास, तो कन्वर्ट होने पर अगर 1 किलोवाट को जूल में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? क्या वैल्यू आएगी? अगर 1 किलोवाट को हम जूल में लिखेंगे
तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आप लोग लर्न कर लीजिए, पेपर में डायरेक्ट बहुत बार पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट करेक्ट। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाई ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इट इज़ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी में डोमिनेंट फोर्स होता है, सही है। इट इज़ नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, एटम्स छोटे होते हैं, इनका मास बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत कम पता नहीं चलता है। इट इज़ सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडी इन आवर यूनिवर्स, नहीं। हमारा फार्मूला क्या पड़ता है ग्रेविटेशन फोर्स का, F इज इक्वल्स टू G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कपिल सर ने आपके पढ़ाई फार्मूला पढ़ाया था, लेकिन आपने कोई वीडियो लाइक नहीं करी। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक ऑल द वीडियोस ऑफ अवर चैनल। सो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, तो ये हमारा m1 और m2 पे हमारा डिपेंड करेगा कि अगर मास ज़्यादा है फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मास कम है फोर्स कम हो जाएगा, मास अगर रेडियस बढ़ गई तो फोर्स कम हो जाएगा, इन सब पे डिपेंड करता है। तो हमारा ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस वजह से कौन सा नॉट करेक्ट, कौन सा है, D1 ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, 59, वेदर एन ऑब्जेक्ट विद फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा किसी भी लिक्विड में, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कई बहुत भारी चीज़ें भी तैरा करती हैं, अगर मैं एक लंबी सी चादर बना दूँ, बहुत थिन सी, मैंने 1 किलो सोने का 1 किलो लोहा लिया, मैंने उसको एकदम छोटा सा बॉल टाइप बनाया, पानी में डाल दिया, डूब जाएगा। अगर उसी मैंने 1 किलो लोहे की बहुत लंबी सी चादर, जितनी पतली पॉसिबल है उतनी पतली चादर बना दी, पानी ऊपर रख दी, तो वो फ्लोट करेगी, पानी में नाव, पानी में लोहे की नाव फ्लोट करती है। तो मास पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि उसका अगर वही हम अलग अलग टुकड़े करके डालें तो वो डूब जाएंगे। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, सॉलिड है लेकिन फ्लोट करता है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है पानी से कम हो जाती है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ये भी याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सो डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक, ओमिक मीन्स ओम, ओम क्या होता है, एनी वन ऑफ यू नो ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस को नापने की, मीन्स रेजिस्टेंस, हमारा कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, मान लो कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने को अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा किस में नापा जाता है, ओम में, ओमिक वैल्यू। तो क्या क्या ओम में नाप सकते हैं, कंडक्टिंग कॉपर कॉइल ये ओम में नाप सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल ओम में नाप सकते, इसका रेजिस्टेंस कितना नाप सकते हैं, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, डायोड का रेजिस्टेंस हम नहीं नाप सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सेमी कंडक्टर डायोड। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच अ सिंपल पेरिस्कोप वर्क। पेरिस्कोप क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड पेरिस्कोप मीन्स, बताइए पेरिस्कोप क्या होता है। Which one of the following is the natural phenomena based on which a periscope works? So what the term periscope means, बताइए। आप लोगों ने क्लास 9th में या 9th 10th में शायद पढ़ा होगा कि एक इस तरह का डायग्राम पढ़ा है, बच्चों ने घर पे एक्सपेरिमेंट करने के बनाया भी होगा। यहाँ पे हम यहाँ पर एक ग्लास मिरर लगाते हैं और एक यहाँ पर मिरर लगाते हैं, तो अगर कोई पानी के अंदर यहाँ से देखेगा, यहाँ से कोई देखेगा, मान लो ये आई बना दी, ड्राइंग अच्छी नहीं हुई, किसी ने यहाँ से देखा, ओके,
किसी ने यहाँ से देखा, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे एक पोल है, कुछ भी एनी ऑब्जेक्ट वी कैन इमेजिन। सो ये हमारा पेरिस्कोप था, यहाँ वाला मान लो ये कैंडल मैंने बना दी, और ये आई हो गई। तो इस मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से, मीन्स यहाँ से इसकी लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर आई भी बढ़ी। तो रिफ्लेक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट, मान लो ये वाटर लेवल है, सो वाटर के बाहर की चीज़ कैसे देख पाते हैं, इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, नेवी भी यूज़ किया जाता है कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर है, उसको कैसे देखेंगे, सामने ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे। सबमरीन्स में अभी तो नहीं यूज़ होता है, पहले बहुत लोग यूज़ कर लेते थे। तो इसमें काम क्या आता है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या काम आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अगला देखते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस, ह्यूमन ईयर को सेंसिटिव क्या है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसको लर्न करिए आप। ओके, हमारी फ्रीक्वेंसी, हम कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे से बैट 20 हर्ट्ज से नीचे सुनते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे सुनते हैं। ओके, अब आता है द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटर लीव। ये बायो का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, मेथोनिक एसिड। लर्न वाला क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला फिजिक्स का अपना क्वेश्चन। फिजिक्स देखिए ये जीएटी के पेपर है, लेकिन अब तब तक मैं क्वेश्चन तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसने नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स को जल्दी शेयर करिए ताकि वो भी सब पढ़ सकें। सो जीएटी के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिक्स होता है। देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट, ये मिल गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेंट हीट फॉर गिवन सब्सटेंस आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट। यदि कौन सी सब्सटेंस लेटेंट हीट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन पे सारे बढ़िया आप लोग, हमारे ऑप्शन नीचे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ये सिर्फ पहला ऑप्शन है, सेकंड सही है, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, 1 और 3 सही है, 4 सही है, 1 और 4 सही है। ठीक, तो पहले हम लोग ऑप्शन हम लोग यहाँ देख लेंगे, बाकी नीचे फिर मैच कर लेंगे कौन कौन से हमने सही मार्क किए। इट इज़ फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर, सही है, एक फिक्स टेम्परेचर पे वो फिक्स हो जाता है, गिवन टेम्परेचर फिक्स रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, सो इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड ऑप्शन हमारे को देखना है, थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन में है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन देखना पड़ेगा, वरना मुझे लगा थर्ड ऑप्शन नहीं तो उसको पहले निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने सही किया, ये गलत। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होता है, नहीं होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होता है, गलत, रॉन्ग। फिर आता है चौथा ऑप्शन, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, ये सही है क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है लेटेंट हीट। फिक्स एट गिवन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे लेटेंट हीट चेंज होगी। पहला ऑप्शन लास्ट ऑप्शन एक दूसरे को क्लियरफाई कर रहा है। अब देखते हैं आगे चल के हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। हमारा क्या था, पहला और फर्स्ट और लास्ट फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ का कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मास ऑफ द बॉडी इज करेक्ट। बॉडी के मास कभी चेंज नहीं होता, इट इज़ कॉन्स्टेंट एट एवरी प्लेस, मीन्स कहीं पर भी अगर आप अर्थ पर हैं तब भी वही मास रहेगा, अगर आप मून पर हैं तो भी मास रहेगा। अगर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वेट और मास, वेट एंड मास,
ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये जी पे डिपेंड नहीं करता है। और ये वेट वेरी कर सकता है, जैसे मान लो अर्थ पर आए, मार्स पे गए, जुपिटर पे गए, मून पे गए, तो वेट वेरी करेगा, क्योंकि वेट जी पे डिपेंड करता है। वेट क्या होता है, एम इंटू एम जी होता है। ओके, तो वेट का फॉर्मूले में जब जी आ गया, लेकिन मास कांस्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। इस प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पर हम लिख देते हैं कांस्टेंट, लगा देते हैं मास, मास कांस्टेंट होता है। ओके, सो इट इज सेम एवरीवेयर, सही है। सही क्या हो जाएगा, इट इज सेम एवरीवेयर। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, आपने वीडियो शेयर नहीं किया है, शेयर करिए पहले वीडियो को। अगला क्वेश्चन, हाँ, अ बॉल बैलेंस्ड ऑन अ वर्टिकल रॉड। एक वर्टिकल रॉड मतलब कि एक वर्टिकल मतलब सीधी, इस शेप में एक ये हमने रॉड बना ली, यहाँ पे एक बॉल बैलेंस कर दी, ठीक। वेट, ये मान लो मैंने एक रॉड बनाई, ये यहाँ पर एक बॉल बैलेंस कर दी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, किसका एग्जाम्पल है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यस, ये नहीं हो गया, ये ट्रू। क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर हल्का सा भी हमने टेढ़ा मेढ़ा किया, एक डिग्री भी, 1-2 डिग्री भी अगर इधर कर दिया, तो या तो इधर गिर जाएगी या इधर गिर जाएगी। इट इज़ नॉट फिक्स्ड। परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। हमको देखना किस में था, स्टेबल और अनस्टेबल में, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, अब जैसे अगर मैं यहाँ बाउल बना दूँ, अगर उसी बॉल को मैं बाउल में रखता, तो इस बाउल में यहाँ पे बॉल है, अब अगर मैंने बॉल को हल्का शेक किया, वेट, हमारी बॉल यहाँ पे है, मैंने बॉल को अगर यहाँ ले गया, फिर यहाँ छोड़ दिया, तो बॉल घूम फिर के फिर यहाँ पे वापस आ जाएगी। मैं बॉल को यहाँ ले गया, यहाँ छोड़ दिया, वहाँ से वापस आ जाएगी, मतलब कि वो हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फ्लूइड एट अ रेस्ट अनस्टेबल, मतलब कि जो स्थिर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज करेक्ट। फ्लूइड, एक कोई भी फ्लूइड मतलब क्या, जो चीज़ बह सकती है, गैस, लिक्विड, दे आर ऑल इन फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज करेक्ट। अगर किसी भी कप में एक फ्लूइड रखा हुआ है, मतलब कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, कोई भी फ्लोइंग थिंग रखी हुई, फ्लूइड रखा हुआ है, तो उस कौन सी चीज़ें से रही होती हैं, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट इन द फ्लूइड, नहीं, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर घट जाएगा, टॉप पे प्रेशर कम होगा। ओके, हमारा टॉप पे प्रेशर कम होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल, सही। प्रेशर जो फ्लूइड होगा वो वॉल्स पे प्रेशर, जैसे ये कप बना हुआ है, तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ अंदर अंदर जो फ्लूइड होगा, तो ये इस वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा, ऐसे हर तरह से, चारों तरफ, ऊपर नीचे हर तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा। ओके, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड, हाँ, प्रेशर हर जगह प्रेशर होगा, टॉप पर भी होगा, बॉटम में ज़्यादा होगा, टॉप पे कम होगा। क्यों, क्योंकि बॉटम वाले लेयर पे, ऊपर वाली जो जितना भी ऊपर का पानी, उसका भी प्रेशर उस लेयर पे लग रहा होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड और थर्ड सही है हमारा, कैसे ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होता है, क्वेश्चन नंबर 82 का बी सही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, सबको पता होगा, बैरोमीटर, वेरी गुड। आगे देखते हैं, फिर ये केमिस्ट्री आ गई, हमको क्या करना है, बायो, नॉट बायो, मैथ्स, फिजिक्स करनी है, भूल जाते हैं आप लोग। सो
क्योंकि आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन तभी आएगा जब वीडियो लाइक करेंगे। जल्दी से जो वीडियो लाइक करें, मैं अगला क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन मिल गया। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इज करेक्ट। स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी क्या होती है? बॉडी की स्पेसिफिक हीट के ऑफ बॉडी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी वो हीट होती है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो लेटेंट नहीं होती, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो लेटेंट हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि अगर बॉडी का हमको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो होती है स्पेसिफिक हीट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या किस पे डिपेंड करती है? मास एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करती है। और ऑप्शन क्या क्या है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पहले और दूसरे में से कोई एक सही होगा। एक जगह कह रहा है डिपेंडेंट है, एक जगह इंडिपेंडेंट कह रहा है, तो हमारा क्या सही होगा? डिपेंडेंट है कि या फिर इंडिपेंडेंट है? बताइए। ये इंडिपेंडेंट होती है। मास शेप ऑब्जेक्ट कैसा भी हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम स्पेसिफिक हीट पे। इट्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अभी हमने बताया टेम्परेचर किसी भी डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करेगी। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन चाहिए। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, विच ऑन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब। पेंडुलम बताया था मैंने आपको। ये मान लो जी कोई दीवार है, ये यहाँ से रोप अटैच कर दी, यहाँ पे एक बॉब बांध दिया, ठीक है। अब अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट का मतलब धीरे 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 ऐसे करके हिल रहा है, ऐसे करके हिल रहा है, ये मोशन कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है मतलब झंझना रहा है। सो विच ऑन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब। वाइब्रेट कर रहा है तो कौन सा फोर्स इस पर अप्लाइड हो रहा है? कौन सा फोर्स अप्लाइड फोर्स? कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन मान लीजिए नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स ये अप्लाइड हो, इसकी वजह से ये, क्योंकि बॉब में अगर हम इधर ले गए तो एनर्जी बढ़ती है, तो फिर वही जो यहाँ से यहाँ तक ले गए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ी और तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज का ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो ये किस लिए काम आती है? रिस्टोरिंग फोर्स में, स्प्रिंग में भी काम आती है। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। आगे देखते हैं 103 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन म्यू, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, मीन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल is known as refractive index. Okay, so which one of the following statement about the refractive index of a material medium with respect to air के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है? इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव कैसे हो जाएगा? इट कैन हैव ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू भी नहीं होगी। अगर इंसिडेंट एंगल ज़ीरो होगा तभी ज़ीरो वैल्यू होगी। इट इज़ यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल, सभी मटेरियल सेम भी नहीं होगी, गलत। सो सही आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ गया। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी तक हमने कर लिए। हाँ 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चैनल को लाइक करिए। हाँ तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल। तो कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है? दे कैन इमेनेट फ्रॉम अ पॉइंट। इमेनेट मतलब एक पॉइंट से निकल सकती है, एक पॉइंट से। जैसे बार मैग्नेट में एक पॉइंट से नहीं, एक एरिया से निकलती है, लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ वो एक पॉइंट से निकल रही है। ओके, ये हो गया। दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करती, अगर जा रही तो ऐसे मूव करेंगी वो। तो हमारी ये भी सही है, ये भी सही है। फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन एट एंड पे स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, ये भी सही है। अगर मैंने ये मान लीजिए ये बना दिया बार मैग्नेट, यहाँ से निकली ये लाइन ऐसे आई ऐसे, तो ये कहीं पे आपको स्ट्रेट दिख रही है, यहाँ से घूम के जा रही है, देखिए टर्न होकर आ रही है। इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपोजिट में होंगे, सो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। देयर आर नो फील्ड लाइंस विद इन अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट फील्ड लाइंस थी, अभी मैंने आपको उससे पहले कि आप किसकी फील्ड लाइंस बनाई बताई, बार मैग्नेट की। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा, कि यहाँ पे नॉट करेक्ट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? टू कॉन्वेक्स लेंस। ये हम नहीं कह रहे क्योंकि अभी हम लोगों ने लेंसेज नहीं पढ़े हुए हैं, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। अगर जिसको नहीं आ जिसको समझ में आ रहा है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इससे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल बाय केमिस्ट्री। देन अगेन हेयर केमिस्ट्री हम आज के सॉल्व करेंगे, फिजिक्स लेकिन तभी सॉल्व होगी जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, समझ में तभी आएगी। शेयर करिए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कौन सा मेटल करता है? टंगस्टन। टंगस्टन को पता है क्या होता है? टंगस्टन जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब लेते हैं पुराने वाले येलो वाले बल्ब आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे करके ऐसे रहते हैं। इसमें यहाँ पर एक यहाँ से ऐसे रोड गई होती है, वो ऐसे करके ये जो फिलामेंट है इसको क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये किसका बना होता है? टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो जब हीट होता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच, ये बायोग्राफी क्वेश्चन हो गया हमारा। आई थिंक नाउ वी आर डन। अब कोई भी क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा शायद होगा, देख लेते हैं फिर भी। हाँ ये मिल गया। सो क्वेश्चन नंबर 118, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर क्या नापते हैं? लाइट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? जब हम डिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो डिस्टेंस नापने की यूनिट है। एज नहीं नापना, गलत। स्मॉल इंटरवल टाइम भी नहीं नापना, टेम्परेचर भी नहीं नापना। नापना क्या है हमको क्या नापना है? वेरी लार्ज डिस्टेंस। जैसे एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच, एक प्लैनेट से एक स्टार के बीच, तो ये डिस्टेंस कैसे नापते हैं हम लोग? अपने सोलर सिस्टम से कोई दूसरा सोलर सिस्टम के बीच की डिस्टेंस, दो गैलेक्सी के बीच में अगर डिस्टेंस नापने तो कैसे नापेंगे? वो लाइट ईयर में नापते हैं। ओके, लाइट ईयर में का मतलब होता है कि लाइट एक साल में, जैसे एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो एक साल में लाइट ने कितना कवर किया उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ओके, तो उस डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 120 दिया हुआ, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? उसमें कितनी हीट वो स्टोर कर सकती है। मास ऑफ बॉडी ओनली, मास पे डिपेंड करती है। मास एंड शेप पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी पे डिपेंड करती है। फिर शेप आ गया, शेप पे फिर डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब से मास पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सही ऑप्शन क्या हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, थर्मल कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव एंड वाटर वेव इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इन चार में से कौन सा सही है? दे एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन समय होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती हैं, मैंने यहाँ से वेव भेजी, रिफ्लेक्ट होकर मुझे सुनाई देगी। वाटर वेव, पानी में आप हाथ मारिए, अगर कहीं से वाटर पे कॉर्नर बॉर्डर टच होकर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो वापस आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन शो करती हैं। दे कैरी एनर्जी, एनर्जी कैरी करती हैं। डू दे कैरी एनर्जी? एनर्जी प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? पहला ऑप्शन हमारा पहला सही हो गया, पहला वाला सही था। यस, पहला वाला सही था। पहला सही होने के 3 ऑप्शन है, ए, सी एंड डी। ठीक है, फिर जिसमें 3 है, मतलब पहला और तीसरा चला गया, ए और 3, क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती हैं, प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती हैं। तो हमारा ऑप्शन दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम ट्रैवल करती है। साउंड वेव नीड्स मीडियम, वाटर वेव नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। दे कैरी एनर्जी, एनर्जी कैरी करती हैं, एग्जीबिशन है। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है? हमको प्रेशर के बारे में आई वॉज नॉट श्योर। फर्स्ट और सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, पहला और दूसरा है फर्स्ट ऑप्शन। इसका मतलब कि वो प्रेशर भी एग्जर्ट कर सकती हैं। ओके, सो टुडे इवन आई हैव लर्न अ न्यू थिंग दैट दे कैन एग्जर्ट प्रेशर। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे फिर फिजिक्स। So I think now we have done with physics. So I hope that you all got what I taught you today. सबको समझ में आएगा फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। किसी को टफ क्वेश्चन लगे हों, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया हो, तो सिर्फ मुझे क्वेश्चन नंबर में कमेंट में मेंशन करेगा। आई विल श्योरली एक्सप्लेन हिम एट एनी कॉस्ट। मैं उसको नया वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, फिर इंस्टा आई डी पर अपलोड एक्सप्लेन कर दूँगा। और आई विल गिव माई व्हाट्सएप नंबर, देयर यू कैन कॉल मी, देयर वी कैन have a video call and I will explain you the question which you are not getting. Okay, जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप मुझे, अगर आप पहले कमेंट में मेंशन करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आंसर करने की। लेकिन अगर नहीं वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको इंस्टा या व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो जय हिंद टू यू ऑल। प्लीज़ like my video and share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day. जय हिंद।